वेलकम बैक प्यारे बच्चों। तो आज टेस्ट नंबर 10 एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट है हमारा प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज का। आइए देखते हैं इसके केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस। ठीक, सो कंप्लीट टेस्ट है और पहला क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सोल्यूशन। सिंपल मोलैरिटी पर बेस्ड सवाल है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप यहाँ पे देखें वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है जिसको वेट ऑफ NaOH हम बोलेंगे। तो वेट ऑफ NaOH को मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 ग्राम। वेट ऑफ NaOH के बाद वॉल्यूम दे रखा है मुझे, तो वॉल्यूम दे रखा है मेरे को 250 ml, है ना। वॉल्यूम इज 250 ml, वॉल्यूम दे रखा है 250 ml। ठीक है, आपसे मोलैरिटी पूछा है तो मोलैरिटी का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ NaOH अपॉन GMM ऑफ NaOH इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम। तो मोलैरिटी बराबर वेट बराबर कितना आ जाएगा 4 बाय 40 इंटू 1000 अपॉन में यहाँ बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 250 को कैंसिल करके 4 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10। तो आपका जो सिंपल आया वो 0.4 m आया। तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन जो आ रहा है यहाँ पे 0.4 m आ रहा है, तो 0.4 m यहाँ पर आया। 46 के बाद 47 की बात करते हैं। शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज फाउंड इन, दो कार्बन के बीच में सबसे छोटा बॉन्ड, है ना। तो डायमंड की जब बात करते हैं अपन, तो आप अगर इस डायमंड को देखें तो डायमंड होता है sp3 हाइब्रिड। तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो लगभग 54 एंगस्ट्रॉम होता है ना। उसके बाद आप इथेन को देखें तो इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सारे सिंगल बॉन्डेड है, ये भी sp3 हाइब्रिड है। बेंजीन को देखो तो रेजोनेंस होता है, डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच का बॉन्ड कैरेक्टर आता है। लेकिन जब आप एसिटाइलिन को देखते हैं तो एसिटाइलिन जो होता है उसमें कार्बन जो मेरा हाइब्रिड होता है वो sp हाइब्रिड होता है। और sp हाइब्रिड होने के कारण हमें पता है कि परसेंटेज ऑफ अगर s कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज ऑफ अगर s कैरेक्टर क्या हो रहा है इंक्रीज, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है इंक्रीज। तो बॉन्ड का जो लेंथ होगा, तो बॉन्ड का जो लेंथ होगा वो बोलो क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो सबसे छोटा जो बॉन्ड लेंथ आएगा आपका वो एसिटाइलिन में आएगा, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH में। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 48 स्टेटमेंट 1 मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। बिल्कुल मोलैरिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है या वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म है, क्योंकि आप अगर मोलैरिटी को देखेंगे तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में यहाँ पे आता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ बोलो क्या आता है सोल्यूशन। और जब मैं इस वॉल्यूम की बात करता हूँ, तो वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। और टेम्परेचर डिपेंडेंट है इसका मतलब मोलैरिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। मोलैरिटी बिल्कुल सही है, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मोलैरिटी जो है वो मास पे डिपेंड करता है। मोलैरिटी को लिखने का तरीका होता है n ऑफ सोल्यूट अपॉन यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मास जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन 49 कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज, है ना। एनर्जी निकालनी 1 मोल ऑफ फोटोन की। तो फोटोन की एनर्जी निकालने का तरीका होता है E बराबर hc, h न्यू होता है, E बराबर आ जाएगा NH न्यू। तो E बराबर 1 मोल फोटोन बोला है तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना। H की बात करते हैं यहाँ पे अपन, तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी दिख रहा है, और फ्रिक्वेंसी का वैल्यू आ रहा है 5 इंटू 10 की पावर बोलो कितना है 14।
है ना। तो NH न्यू लगाया, तो E जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसका लगभग आंसर जो आएगा ये आ जाएगा 199.51 इंटू 10 की पावर, ये आ जाएगा आपका किलो जूल, है ना, 51 यहाँ पे किलो जूल पर मोल। तो ये जो है ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है इसके अंदर एनर्जी ऑफ फोटोन में, जहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अप्लाई करना बताया है। क्वेश्चन 50 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट कन्वर्टिंग एसिडामाइड टू मिथेनामाइन। एसिडामाइड से मिथेनामाइन बनाना है। एसिडामाइड की बात करूं तो ये ऐसा कुछ होता है एसिडामाइड, और एसिडामाइड से मुझे बनाना है मिथेनामाइन। मिथेनामाइन का मतलब है CH3 और ये क्या लिखा है NH2। आप नोटिस कर पाएंगे कि यहाँ पे एक कार्बन जो है वो कम हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। एक कार्बन कम हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा KOH प्लस Br2, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, इसी को अपन कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के बारे में बात करें तो यही हमारा रिएक्शन आएगा कि जिसको हम अप्रोप्रिएटली एसिडामाइड को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मिथेनामाइन में। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड इन लेफ्ट साइड ऑफ इज सोडियम ऑक्साइड इन थर्ड पीरियड, है ना, थर्ड पीरियड में। तो देख लेते हैं अपन यहाँ पे, अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन आता है और इधर क्या आ जाता है, हीलियम। P2 की बात करूं सेकंड पीरियड तो ये आ जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या आ रहा है, नियॉन। P3 की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और बोलो कौन है, आर्गन। तो ये थर्ड पीरियड दिख रहा है मेरा, और थर्ड पीरियड में मोस्ट मेटालिक एलिमेंट जो नज़र आ रहा है मुझे, इस थर्ड पीरियड में जो मोस्ट मेटालिक एलिमेंट नज़र आ रहा है वो सोडियम है मेरा। ये मेरा सोडियम है, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट। मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, तो सोडियम का जो ऑक्साइड आएगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, ये बात भी सही है, क्योंकि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन लेते हैं वो लेते हैं 4.0। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। तो फ्लोरीन है, इसको हम लेते हैं 4.0, यानी डेफिनेटली ये जो है आपका ये वाला पॉइंट भी स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर क्या लिखा है, करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7 एंड H16 है, शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड विल बी। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए आपके पास कायरल सेंटर होना ज़रूरी है। तो अगर इसका अपन स्ट्रक्चर बनाए पहले वाले का, जो इन्होंने बोला है C7 और H मुझे बोला है 16, मतलब अल्केन है कोई, क्योंकि फॉर्मूले को मैच कर रहा है ना, ये CnH2n+2 है ना, 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 2 डाइमिथाइल पेंटेन है, 2,3 है, तो 5 तो ये आ गए, 2,3 है ना। ये कायरल सेंटर तो है नहीं, ये नहीं है कायरल सेंटर, बट ये आपका कायरल सेंटर आएगा, कायरल सेंटर है। 2 डाइमिथाइल पेंटेन की बात करूं तो 2 डाइमिथाइल पेंटेन, तो 2 डाइमिथाइल पेंटेन तो कायरल सेंटर नहीं है इसमें। यहाँ पे देखो तो ये वाला जो सेंटर है वो कैसा सेंटर है, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर डेफिनेटली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना। उसके बाद बोला है आपको 2 मिथाइल हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन को भी देख लेते हैं। ये देखो 3,3,6 2 मिथाइल, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। तो आपके पास केवल यही एक ऐसा मॉलिक्यूल आ रहा है जिसके अंदर कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर होने के कारण, है ना, ये ऑप्टिकली बोलो कैसा आ जाएगा, एक्टिव आएगा। तो आपके पास में ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा 52 वाले का, ठीक है। क्वेश्चन 53 की बात करते हैं, बॉर्न हेबर साइकिल इज बेस्ड ऑन हेस लॉ। पहले समझते हैं हेस लॉ क्या है। बॉर्न हेबर साइकिल इज बेस्ड ऑन क्या लिखा है, हेस लॉ। तो बच्चों जब अपन हेस लॉ के बारे में बात करते हैं तो हेस लॉ क्या कहता है कि कोई प्रोसेस एक स्टेप में पूरा हो या एक से ज़्यादा स्टेप में पूरा हो, टोटल एनर्जी का चेंज हमेशा सेम ही आएगा। कोई भी प्रोसेस है वो एक स्टेप में पूरा हो रहा हो या एक से ज़्यादा स्टेप में पूरा हो, टोटल एनर्जी का चेंज कैसा आएगा, सेम ही आएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई
ए से मेरे पास जो मिल रहा है वो डी मिल रहा है, ए से डी मिल रहा है, तो डेल्टा एच का वैल्यू मैं कह रहा हूँ 1 लिख रहा हूँ। अब ए से बन रहा है बी, बी से बन रहा है सी, और सी से क्या बन रहा है डी। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन डेल्टा एच 2, यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा एच 3, यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा एच 4। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो डेल्टा एच 1 होगा उसका जो वैल्यू आएगा वो डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 प्लस डेल्टा एच 4, इन सबका सम आएगा। डेल्टा एच 2, 3 और 4 इन सबका बोलो क्या आएगा, सम आएगा डेल्टा एच। तो हेस लॉ क्या कहता है कि कोई प्रोसेस एक स्टेप में पूरा हो या एक से ज्यादा स्टेप में पूरा हो, टोटल एनर्जी का चेंज हमेशा कैसा आएगा, सेम। यहां से ए से डी एक स्टेप में बन गया था, इधर एक से ज्यादा स्टेप में आया, टोटल एनर्जी का चेंज हमेशा कैसा आएगा, सेम ही आएगा। और ये बात बिल्कुल सही है, लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है हमारे पास। लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, उसे हम बॉर्न-हेबर साइकिल से ही निकालते हैं डिफरेंट एनर्जीज के सम का यूज करके। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है ना। दूसरी बात कह रहे हैं ये लोग कि हाँ, बॉर्न-हेबर साइकिल इज बेस्ड ऑन हेस लॉ, ये बात भी बिल्कुल सही है, और लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं होता है। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, इसका यूज हम बिल्कुल सही है, लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने में हेस लॉ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिटर्न इन अरेनियस इक्वेशन, सही है। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग, है ना, ग्राफ प्लॉट करना है अपने को यहाँ पे। तो पहले मैं आपको इक्वेशन बताऊं कि मेरे पास अरेनियस इक्वेशन कह रही है कि K बराबर आता है ए ई माइनस ई ए बाय आर टी, यह आता है। अगर मैं दोनों साइड लॉग का मल्टीप्लाई करूंगा तो लॉग ऑफ K बराबर आ जाएगा लॉग ऑफ ए माइनस ई ए बाय आर टी, लॉग ऑफ ई, लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो लॉग ऑफ K बराबर लॉग ऑफ ए माइनस ई ए बाय आर टी। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका, तो जब अपन इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ इस तरीके से प्लॉट करेंगे, और मैं यहाँ पे लिखूंगा log ऑफ k और यहाँ लिखूंगा 1/t। एक तरफ log ऑफ k और एक तरफ क्या लिखा 1/t, ये log ऑफ k और ये 1/t। तो y बराबर क्या हो जाएगा m, है ना, y बराबर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m और ये आ जाएगा x, तो m के आगे माइनस साइन है, मतलब माइनस साइन मतलब स्लोप नेगेटिव है। तो स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है कि हम जब स्लोप के बारे में बात करेंगे तो इसका जो स्लोप आएगा इस ग्राफ का वो ऐसा आएगा, और यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है स्लोप की वैल्यू जो आ रही है वो आती है माइनस ई ए बाय आर। स्लोप का वैल्यू माइनस ई ए बाय कितना आ जाएगा आर। तो भाई यहाँ आप एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं स्लोप को कैलकुलेट करके, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर वो ग्राफ है लॉग ऑफ के वर्सेस 1/t, है ना, लॉग ऑफ के वर्सेस 1/t। तो लॉग ऑफ के, तो यहाँ आगे log ऑफ k वर्सेस 1/t, ये है ना। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर मैं इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कॉमन लॉग में चले जाएगा। तो फिर उस कंडीशन में आपका ये जो मैंने ln ऑफ k लिखा है, आराम से देखिएगा, ये बन जाएगा log ऑफ k, और ये स्लोप का जो वैल्यू आएगा उस कंडीशन में ये बन जाएगा माइनस ए बाय 2.303 r, ऐसा होगा। ये log टू द बेस e है, ये log टू द बेस 10 है, दोनों ही कंडीशन के ग्राफ मैंने आपको बताएं। आंसर जो आएगा वो log ऑफ k वर्सेस 1/t आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करता हूं। इफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन, ब्रोमीन, HBr आर दे रखा है, देन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालने को बोला है। बहुत सिंपल है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, है ना, इस बार के पेपर में क्वेश्चन सिंपल है। तो यहाँ पे H2 है प्लस Br2 है और यहाँ पे आ जाएगा 2HBr, ऐसा आएगा, है ना। यहाँ पे Br2 है ना, ठीक है, H2 Br2 और ये क्या आ जाएगा 2HBr। इसको देख लेते हैं अपन, जरा इसको सही कर लो। H2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा Br2 और ये क्या आ जाएगा 2HBr। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन पूछा है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा है हमसे। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालने का क्या तरीका होता है, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका आता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे बात ध्यान रखना, आप पूरे थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी चेंज निकालते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लेकिन जब बॉन्ड एनर्जी आ जाता है तो हम बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, उल्टा करते हैं, ध्यान रखना। सो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी इज 433,
433 आया, प्लस Br2 की बॉन्ड एनर्जी इज 192, Br2 का बॉन्ड एनर्जी इज 192, इंटू ये करेंगे अपन 2 × 364, 2 × 364 ऐसा करेंगे, बात समझे। तो यहाँ देखिए अपन, तो ये अपने पास कितना आ रहा है, ये 5 आ रहा है और 10 आ रहा है ना। इधर ऐड कर लो अपन इसको, 433 प्लस यहाँ पे कितना है 192, ये आ गया 5, ये 10 है ना, ये आ गया 12, ये 4 और ये 625। तो 625 माइनस 364 × 2, ये आ गया 8, ये आ गया 12, 6 और ये 7 और ये आ गया 728 है ना। तो 728 में से माइनस करेंगे इसको, तो जब आप इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 728 है ना, माइनस 625, तो आ जाएगा 301, तो 103 विद माइनस साइन। तो यहाँ आपका जो आंसर आ रहा है वो ये आंसर आएगा, दैट इज -103 किलो जूल, -103 किलो जूल। क्लियर है। क्वेश्चन 56, प्रिंसिपल अजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना। तो प्रिंसिपल अजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लिखते हैं n से, अजीमुथल को लिखते हैं l से, मैग्नेटिक को लिखते हैं m से। तो ये आ जाएगा साइज, ये आ जाएगा शेप और ये आएगा ओरिएंटेशन है ना। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या ओरिएंटेशन रहता है, तो आ जाएगा साइज शेप ओरिएंटेशन, साइज शेप और क्या दिख रहा है ओरिएंटेशन। तो साइज शेप और ओरिएंटेशन हो तो इसको अपन यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट है ना, सिल्वर क्रोमेट है, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिख के बताना है आपको। तो सिल्वर क्रोमेट का मतलब होता है Ag2CrO4, Ag2CrO4 को लिखेंगे 2Ag प्लस और यहाँ पे लिखेंगे CrO4 2 माइनस, ऐसा आ जाएगा 2Ag प्लस और CrO4 2 माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा KSP और KSP मतलब Ag प्लस का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे CrO4 और क्या लिखेंगे 2 माइनस। बात समझे। Ag देखें CrO4 कितना आ रहा है 2 माइनस, तो आप इसका आंसर देखें तो Ag प्लस का स्क्वायर और CrO4 2 माइनस, Ag प्लस का स्क्वायर और CrO4 2 माइनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर है ना, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई बराबर, बोलो क्या होता है CRT, पाई बराबर CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दोगे तो फिर किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। स्टेटमेंट 2 कह रहा है फॉर यूरिया द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर इज 1, यूरिया के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बोलो कितनी है 1। तो अगर आप यूरिया को देखें तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO और क्या दिख रहा है NH2, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, NH2CO NH2 नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण डिसोसिएशन होगा नहीं, नो डिसोसिएशन, तो पार्टिकल्स में कोई चेंज भी नहीं आएगा, पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं आएगा तो आई की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी 1। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके बिल्कुल करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। QC इज लेस देन KC, QC इज लेस देन KC, QC मतलब रिएक्शन क्वोशिएंट होता है और KC मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जरा बात को समझना कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट और ये इस तरीके से रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है ना, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है और ये क्या कह रहे हैं कि QC कम है और KC ज़्यादा है, QC की वैल्यू कम है KC की वैल्यू ज़्यादा है। जब ऐसी कंडीशन होती तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड मतलब लेफ्ट टू राइट, फॉरवर्ड मतलब क्या होता है लेफ्ट टू राइट। और ये भी यही कह रहे हैं कि QC लेस देन KC है, नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये वाला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल कैसा है करेक्ट है। इफ डेल्टा G इज नेगेटिव
देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल सही है। डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, तो डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव होना तो मेरा जो रिएक्शन आएगा वो कैसा आएगा, स्पॉन्टेनियस आएगा। डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव मतलब रिएक्शन कैसा आएगा बोलो, स्पॉन्टेनियस। तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर क्या लिखा है, करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों कैसे हैं, करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं मैं। अमंग कॉम्प्लेक्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दिया है NiCO4 NiCN4। ये क्वेश्चन मतलब मेरे को लगता है टेस्ट सीरीज में काफ़ी बार आया है। अच्छा सवाल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से काफ़ी बार पूछा है। मुझे नहीं लगता कि बच्चों ने इस क्वेश्चन को कुछ गलत करा होगा। तो पहला आपको दिख रहा है NiCO4 है ना। आपको पढ़ाते टाइम भी काफ़ी जोर देकर पढ़ाया था ये वाला एग्जाम्पल, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं। ये आ रहा है NiCN4 2- है ना, और यहाँ आ रहा है NiCl4 और ये कितना है 2- ये आ रहा है। तो NiCO4 को देखेंगे तो ये sp3 हाइब्रिड होता है, ठीक है। sp3 हाइब्रिड होने के साथ में ये होता है dsp2 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, और अगेन यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है तो ये भी कैसा होता है, sp3। बात समझे, क्योंकि CN एक टाइप का SFL होता है। SFL का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण, बात समझे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, तो इस वजह से sp3 dsp2 और sp3 आ रहा है। तो sp3 आ रहा है, फिर dsp2 और फिर बोलो कौन आ रहा है, sp3। एग्जाम्पल इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। द बॉन्ड लेंथ इन स्पीशीज है ना, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। तो जब भी सवाल आपके पास बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड आए, आप कोशिश करें कि उस सवाल को बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू सॉल्व करें। हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाएगा कि आप बॉन्ड लेंथ के सवाल को किससे कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर से। और हमें एक बात का ख्याल रखना है कि जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इनवर्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर होता है। जो बॉन्ड लेंथ होता है इट इज इनवर्स ऑफ कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इनवर्स ऑफ क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में जब बात करें तो जैसे मेरे पास O2 आ रहा है, मेरे पास O2 प्लस आ रहा है, और मेरे पास O2 बोलो कौन आ रहा है, माइनस। तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो इसके पास 16 है, इसके पास 15 है, इसके पास 17 है ना। तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक सीखी है, मैं वो भी आपको बताता हूँ कि जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, तो बॉन्ड ऑर्डर आता है इसका 3.0। शॉर्ट ट्रिक हमको पता है 2.5, 2.0, 1.5 ऐसा आता है। अब आप देखिए आपसे कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन मेरे कितने आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.0 आएगा, ये 2.0 है। 15 आ रहे हैं मतलब 2.5 आएगा, 15 आ रहे 2.5 आएगा, और 17 आ रहे हैं मतलब 1.5 आएगा, ये आएगा। अब आप देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है 2.5, तो अगर मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम आएगी। तो O2 जो प्लस दिख रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी। उसके बाद आपकी बॉन्ड लेंथ आएगी थोड़ी ज़्यादा O2 की, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ आएगी O2 माइनस की, है ना। तो आप देखिए ध्यान से, O2 प्लस सबसे छोटा, फिर O2, फिर O2 माइनस, है ना। तो O2 माइनस जो है वो सबसे बड़ा आ रहा है क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है। तो O2 माइनस जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद O2 है, और फिर O2 प्लस है। O2 माइनस सबसे बड़ा, फिर O2 और फिर O2 प्लस। तो ये आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग expressions correctly represents the equivalent conductance at infinite dilution of aluminium sulfate। aluminium sulfate का equivalent conductance निकालना है ना, और equivalent conductance ही दे रखा है, गिवन यहाँ पे आप देखें तो गिवन जो बोला है लेमडा इन्फिनिटी आर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही दिया है, पूछा भी वही है। मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपको लेमडा EQ निकालना है Al2SO4 होल थ्राइस का, तो आपको निकालना पड़ेगा डायरेक्टली लेमडा, यहाँ पे इन्फिनिटी, लेमडा इन्फिनिटी EQ ऑफ Al3 प्लस, कोई कोफिशिएंट कोई चार्ज को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका SO4 2-, क्योंकि दिया भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है
और निकालना भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, एन फैक्टर वगैरह का इसमें कोई रोल नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो आपसे कोई कहता है कि मुझे लेमडा एम इन्फिनिटी मोलर कंडक्टेंस निकालना है, लेमडा एम इन्फिनिटी मोलर कंडक्टेंस निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू लेमडा एम इन्फिनिटी ऑफ Al3 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू लेमडा एम इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस। ये कब? जब मोलर कंडक्टेंस दिया हो। हमारे इस क्वेश्चन में दिया भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, पूछा भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, दिया और पूछा दोनों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, मैच दी कॉलम बोला है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ के बीच का रिलेशन बोला है। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ के बीच का रिलेशन बोला है, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बात करते हैं अगर अपन, तो CH3F सबसे छोटा आएगा, उससे बड़ा CH3Cl, उससे बड़ा CH3Br, और सबसे बड़ा जो आएगा वो CH3I आएगा। क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी यही आएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो CH3F सबसे छोटा, CH3F सबसे छोटा यानी फर्स्ट का S आ जाएगा, CH3Cl थोड़ा बड़ा आ जाएगा उससे, मतलब ये कहीं पर आएगा, सबसे बड़ा आयोडीन आएगा, मतलब ये आ जाएगा, और ब्रोमीन ये आएगा, सॉरी ये आयोडीन, और आपका यहाँ पे ये ब्रोमीन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो CH3F सबसे छोटा मतलब 1 का S, तो ये दो तो गए, 1 का S के बाद आ रहा है 2 का R, 1 का S और 2 का R है ना, 1 का S और 2 का R है ना, 2 का R। और यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये 2 दिख रहा है यहाँ पे, ये 2 नहीं है, ये एक्चुअल में 3 आएंगे यहाँ पे है ना, ये 3 आएंगे यहाँ पर, ये सब जगह पे 3 आएंगे, ध्यान रखिएगा है ना, 2 का R, और यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 का S है, 2 का R है, 3 का Q बिल्कुल, और 4 का P, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2 लिखा है, ये सब 3 आएंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए 63 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर या हायर फॉर। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करिए, IE3 की बात कर रहे हैं, IE3 की बात कर रहे हैं है ना। और मेरे पास एक दिया हुआ एलिमेंट, मेरे पास लिथियम के बाद यहाँ पे दिया बेरिलियम, फिर यह दिया है मैग्नीशियम, यहाँ पे बोरॉन दिया है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम दिया है, ऐसे एलिमेंट दिए है ना। और आपसे बोला IE जो है, थर्ड IE वो सबसे ज़्यादा किसकी है ना, थर्ड IE जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी है, थर्ड IE। तो अगर मैं बात करूँ थर्ड IE की, तो यहाँ पे आपके पास ये तो है ही नहीं, ये तो गया, ये चला गया है ना, इधर तो है ही नहीं है। अब हमें इन्हीं एलिमेंट्स की बात करनी है। एक बात ध्यान रखें, IE जो होता है वो एक तो डिपेंड करता है चार्ज पे, और एक डिपेंड करता है साइज पे, एक डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पे है ना। चार्ज, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ऐसे 3-4 फैक्टर होते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें तो थर्ड IE की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं Be2+ में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालने की कोशिश करूंगा, Mg2+ में से भी निकालने की कोशिश करूंगा, B यहाँ पे देखूंगा 2+ में से भी निकालने की कोशिश करूंगा, Al2+ में से भी। तो जब आपने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, तो पहली बात तो ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट साइज आएगा इसका, स्मॉलेस्ट साइज, एंड हाईएस्ट Z इफेक्टिव भी आएगा, स्मॉलेस्ट साइज भी आएगा, हाईएस्ट Z इफेक्टिव भी आएगा, क्योंकि बेरिलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जा चुके हैं। और आप बेरिलियम को देखें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसको लिखेंगे 1s2 और लिखेंगे 2s2। अब ये 2 चले गए हैं, तो बेरिलियम 2+ है, तो इसने अक्वायर कर लिया है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसने अक्वायर कर लिया है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर अक्वायर कर लिया है तो दैट मीन्स डेफिनेटली इसका जो स्टेबिलिटी आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा, और स्टेबिलिटी ज़्यादा तो IE का वैल्यू भी जो आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा। तो बेरिलियम जो है इसका थर्ड IE का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ Cr इन CrO5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन CrO5। अक्सर यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, ऑक्सीजन पे चार्ज लिखते हैं -2 × 5 और यहाँ पे =0, और क्रोमियम का चार्ज निकाल देते हैं +10, ऐसा चार्ज निकाल देते हैं। और फिर वो ऑप्शन में ढूंढते हैं, आपके साथ भी वही होगा इस पेपर में,
कि यहाँ पे सर हमने चार्ज तो +10 निकाला, लेकिन ये जो तरीका है ये सरासर गलत है। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 जा सकता है। क्रोमियम का जो मैक्सिमम OS है, क्रोमियम का जो मैक्सिमम OS है वो कितना जा सकता है? +6। अब अगर क्रोमियम का OS मैक्सिमम +6 गया तो हम इसके स्ट्रक्चर को बना के देखते हैं। दैट इज ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। और बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करता है तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1, ये आएगा -2, क्योंकि ये जो लिंकेज होता है, दिस लिंकेज इज नोन एज पेरोक्साइड लिंकेज। इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज। तो पेरोक्साइड लिंकेज होने के कारण यहाँ पे जो चार्ज है वो आता है +6। पेरोक्साइड लिंकेज होने के कारण यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना आता है? +6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फिनॉल इज नॉट ऑब्टेन्ड? इनमें से किसमें फिनॉल प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो भाई आप देखो, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड है तो डी कार्बोक्सिलेट होगा, इसको हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन के कारण डेफिनेटली आपको जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे फिनॉल मिलेगा, इसी को डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। आप देखो डाइअज़ोनियम क्लोराइड है, N2+ आ रहा है और Cl- आ रहा है और पानी से रिएक्शन करा रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ArOH बनेगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा N2 और बाहर हो जाएगा यहाँ से HCl, फिनॉल बनेगा। यहाँ पे देखें तो C6H5 है, 633 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगी वो OH बनेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप अमाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, अमाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो देगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइड का हाइड्रोलिसिस जब आप कराएंगे तब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर डी आएगा। इसका आंसर जो है वो डी आएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में फिनॉल प्राप्त करना पॉसिबल नहीं, ऑब्टेन करना। क्वेश्चन नंबर 67, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट आयन। डाइवैलेंट आयन का मतलब होता है उसके ऊपर 2+ चार्ज है। एटॉमिक नंबर इस 25 है, ये कोई मेटल है, इसका Z बराबर 25 है, Z बराबर 25 है। इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो M2+ आ रहा है, तो M2+ आना मतलब 3d5 आना है और 4s 0 आना है। 3d5 और 4s क्या आ रहा है? 0। अब d5 है अगर आपके पास में, तो आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो n बराबर बोलो कितना है? 5। n बराबर 5 है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो म्यू बराबर आप लिखेंगे √of n इंटू n+2 bm। bm का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन, n इंटू n+2 bm। bm मतलब बोलो क्या होता है? बोहर मैग्नेटॉन। तो म्यू बराबर अपन लिखेंगे यहाँ पे, यह आ जाएगा 5 इंटू 5+2, तो 5 इंटू 5+2 अगर आप करोगे तो 5+2 7 और ये आ जाएगा 35 का रूट, और 35 का रूट अगर आप निकालेंगे तो ये लगभग आपका 5.92 के आसपास आएगा, है ना। डाइवैलेंट कहने का मतलब है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, उसको अपन ने डाइवैलेंट कहा इसलिए, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 68, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ ग्रिफ 16 एलिमेंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। सरासर गलत बात है, सरासर सरासर ये बात कैसी है? गलत है, नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आपको इसका ग्राफ बना के बताऊं बॉइलिंग पॉइंट का, तो अगर मैं आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूं इस टाइप से, है ना, ये देखिए जरा कहाँ चला गया। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें अपन, है ना, तो ये कुछ ग्राफ को देखेंगे आप, तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा आता है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉइलिंग पॉइंट और यहाँ मैं लिख रहा हूँ एम का मतलब है मॉलिक्यूलर मास, बॉइलिंग पॉइंट और एम मतलब मॉलिक्यूलर मास। इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, ये ऐसा और फिर ये ऐसा, मतलब यहाँ पर H2O आता है और यहाँ पर H2S आता है और फिर ये सो ऑन बढ़ते हुए H2PO आता है। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मैक्सिमम होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम होता है बिकॉज ऑफ कौन सा बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी का बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज़्यादा रहता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये स्टेटमेंट गलत है।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, ये स्टेटमेंट भी गलत ही है ना, ये स्टेटमेंट भी गलत है। कंटिन्यूअस इंक्रीज नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। नो डाउट हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनका नहीं होता है क्योंकि इनमें एक H2O भी दे रखा है। अगर यहां H2O नहीं होता तो फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, कंफ्यूज मत होना। अगर यहां पर H2O नहीं होता, अगर यहां पे H2O नहीं होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। लेकिन यहां H2O है और H2O का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, लेकिन फिर भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर काम कर रहा है इसके अंदर, दैट फैक्टर इज नोन एज H बॉन्डिंग। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके इनकरेक्ट हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है ना, और ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर का सिंपल क्वेश्चन है, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड की बात करें तो ये कुछ ऐसा आएगा, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पे आ गया NH2 है ना, यहाँ पे आ गया मिथाइल, यहाँ पे आ गया इथाइल, और यहाँ पे अपन देखें तो बड़ा फंक्शन ग्रुप है तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखेंगे 4 इथाइल, 4 इथाइल, इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, 4 इथाइल के बाद 2 मिथाइल, उसके बाद आ जाएगा आपका एनिलीन, 1 एनिलीन, 1 एनिलीन। तो ये आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा 1 एनिलीन है ना। तो यहाँ पे देख लो अपन 4 इथाइल 6 मिथाइल एनिलीन है ना, 1 नहीं भी लगाओगे तो ठीक है, 4 इथाइल और 2 मिथाइल है, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन, 4 इथाइल 2 मिथाइल, और ये क्या दिख रहा है आपका एनिलीन। आप यहाँ से चलेंगे 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और एक 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ, मतलब इधर पेपर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे, काफ़ी इजी पेपर है। तो जैसे मानो आपके पास एक एल्डिहाइड ले लिया मैंने, CH2 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, और इसका अगर मुझे आइसोमर बनाना है तो ये इसका आइसोमर बनेगा। तो इसमें आप ध्यान से देख पाएंगे कि फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ कीटोन और यहाँ एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है, दैट मीन्स ये आपस में जो है, शॉर्ट ट्रिक में बात करूं तो FGI कहलाएंगे। FGI का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, दिस विल बी कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन लसाग्न एक्सट्रैक्ट है ना, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, इन लसाग्न एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट, अगर दोनों नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट हुए है ना, अगर दोनों नाइट्रोजन और सल्फर अगर प्रेजेंट हुए तो आपका जो फेरिक क्लोराइड होता है, फेरिक क्लोराइड जो होता है वो SCN माइनस से मिलता है, फेरिक क्लोराइड जो होता है वो SCN माइनस से मिलता है, और इससे मिलकर आपको देता है FeSCN, और यहाँ पे आ जाता है आपके पास में 2+, FeSCN2+, और इसी से आपको मिलता है ब्लड रेड कलर है ना, इसको थायोसाइनाइड कहते हैं, ब्लड रेड कलर इसी से मिलता है, दैट इज FeSCN2-, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, फेरिक आयंस जब SCN- से मिलता है। एक कॉम्प्लेक्स दिया है क्रोमियम +3 में, देखो जनरली क्या होता है, जब भी कोई सेंट्रल मेटल एटम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इस बात का ध्यान रखना। जब भी कोई सेंट्रल मेटल आयन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लैटिनम को छोड़ के, प्लैटिनम +4 में होता है, क्रोमियम है यहाँ पे +3 में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर डेफिनेटली बोले यहाँ पे क्या आना है, 6 आना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आना मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये Cr दिया हुआ है, NH3 दिया है ना, और यहाँ पे आ रहा है X, और यहाँ पर Cl आ रहा है Y, और यहाँ पे +2 आ रहा है, और क्रोमियम पे जो चार्ज है वो +3 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 रहा होगा। तो वर्नर्स थ्योरी के हिसाब से बात करूँ तो ऐसा कुछ रहा होगा, सॉलिड लाइन मतलब सेकेंडरी वैलेंसी, आपको थोड़ा सा ध्यान हो, सॉलिड लाइन जो होती है
वो कौन सी वैलेंसी होती है? सेकेंडरी वैलेंसी। और जब सेकेंडरी वैलेंसी कम होती है, सेकेंडरी वैलेंसी कम होती है तो प्राइमरी वैलेंसी उसको क्या करती है? सेटिस्फाई। तो NH3 अगर मैं लगा दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को देखना है अगर आपको, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के हिसाब से तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो आपके पास ऑप्शन केवल यही बचा 5 और 1। तो इन सब जगहों पे कौन कौन आ जाएगा आपका? NH3, फिर यहाँ पे NH3 आएगा, फिर यहाँ पे NH3 आएगा, फिर यहाँ पर NH3 आएगा, और यहाँ पर Cl आएगा कि जो कि सॉलिड और डॉटेड लाइन दोनों से होगा मिलकर। तो ये आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे बी आंसर आएगा 72 का। 72 के बाद 73 क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन चैप्टर से है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद 5% सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, है ना, आइसोटोनिक बोला है। तो आइसोटोनिक कहने का मतलब है कि पाई1 बराबर बोलो क्या होता है? पाई2। तो C1RT बराबर क्या लिखेंगे? C2RT। RT से RT कैंसिल हो गया। अब C1 बोला है मतलब मोलारिटी 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, पर डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, है ना। मॉलिक्यूलर वेट 60 दिया है, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1/1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर। और यहाँ पे 5% m/v होता है, तो 5 अपॉन ये आ गया मॉलिकुलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम मतलब 100 ml। 100 ml वॉल्यूम कहाँ से आ गया है? क्योंकि ये जो दिया होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के सवालों में, तो ये बेसिकली आपका होता है 5% m/v, मास बाय वॉल्यूम, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको हमेशा 100 ml लेना होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 10 से 50 और ये 6, तो मॉलिकुलर मास जो आएगा वो इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 50, दैट इज 6 5 30, 300 ग्राम पर मोल। मॉलिकुलर मास जो आएगा वो 300 ग्राम पर क्या आ जाएगा? मोल। तो मेरा ये करेक्ट आंसर आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। What current is to be passed for 0.25 second for deposition of certain weight of metal which is equal to its electrochemical equivalent। ठीक है, कि कितना करंट पास किया जाए किसी मेटल को डिपॉजिट करने के लिए, जिससे कि वो जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है, जिससे कि वो जो मेटल का वेट डिपॉजिट हो रहा है वो उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर है। तो फैराडेज का फर्स्ट लॉ कहता है कि m जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q होता है। m इज द मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, q इज द चार्ज, है ना। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम zq और m बराबर लिखेंगे यहाँ पे zit। m बराबर जो है यहाँ पे अपन लिखेंगे zit, है ना। अब z जो दिख रहा है ये तो आपका वेट ऑफ मेटल हो गया, वेट ऑफ मेटल हो गया ये तो आपका, और ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और बराबर है ये। आपसे आई का वैल्यू पूछा है ना, तो मैं आई का वैल्यू मतलब करंट का वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा m अपॉन z इंटू टी। m और z कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल बोला है, और इक्वल बोला है तो i बराबर बोलो कितना बन जाएगा 1/t। तो 1/t मतलब 1/पॉइंट बोलो कितना आ जाएगा 25, तो i बराबर आ जाएगा 100/25, तो 100/25 इक्वल टू आ जाएगा 4 एम्पियर। 100/25 इक्वल टू बोलो क्या है 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर जो है ये इसका वैल्यू आएगा, 4 एम्पियर इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 75 की बात करता हूँ मैं आपसे। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, मतलब प्रोपाइन दिया हुआ है, लिंडलास कैटलिस्ट और बिर्च रिडक्शन दे रखा है आपको। तो अब इसी बात है कि अगर मैं यहाँ पे इसको इस टाइप से लेते हैं अपन यहाँ, है ना, ये आपका CH3 दिख रहा है, ये C है, ये ट्रिपल बॉन्ड C है, और रिडक्शन कराया है, तो यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं लिंडलार्स कैटलिस्ट, और लिंडलार्स कैटलिस्ट आपको सामने दिख रहा है, पैलेडियम होता है उसके अंदर, BaSO4 होता है, CaCO3 होता है, लिंडलार्स कैटलिस्ट क्यूनोलिन होता है, और यहाँ आप नीचे जो रिएजेंट दिख रहे हैं सोडियम और लिक्विड NH3 जो दिख रहा है इसको अपन कहते हैं बर्च रिडक्शन। सोडियम और लिक्विड NH3 जो है इसको अपन कहते हैं बर्च रिडक्शन। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट की अगर मैं बात करूं आपसे,
तो लिंडार्स कैटलिस्ट जब भी रिएक्ट करता है तो आपको ये देता है सिस फॉर्म। क्या देता है? सिस फॉर्म। और यहाँ देखें तो क्या बन जाएगा? ट्रांस। तो सिस अगर मिलेगा आपको तो सिस मतलब ऐसा कुछ मिलेगा, यहाँ एमी ये आ जाएगा सिस, और यहाँ आप देखेंगे तो इसको आपको मिलेगा ट्रांस। यहाँ पर एच है, यहाँ पे एमी है, और ये बोलो कौन है? ट्रांस। तो एक सिस है, मतलब ए जो आ रहा है वो सिस ब्यूटूइन आ रहा है, और जो बी आ रहा है वो ट्रांस आ रहा है ना, ये जो बी ठीक है। तो इसमें आप देखें ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली पूछा है, ये ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो ये ध्यान रखना ये स्पेस नहीं है, ये सिस है, ये स्पेस नहीं है, ये सिस है, ध्यान रखना। तो ए जो है वो सिस ब्यूटूइन है और बी जो है वो ट्रांस ब्यूटूइन है। तो सी सिस ब्यूटूइन ए, ट्रांस ब्यूटूइन इज ये बी, ये बी है और ये आपका जो है ये ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर इन नेचर? नॉन पोलर मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको सीधे बताऊं तो भाई जो NO2 होता है ये बेंड शेप का होता है, NO2 होता है बेंड शेप का होता है, और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे NO2, है ना। POCl3 की बात करें तो ये भी नॉन पोलर स्पीशी होता है, POCl3 इस टाइप का, POCl3 नॉन पोलर स्पीशी होता है ना। फिर आपका CH2O जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ये भी पोलर होता है, ये पोलर है, ठीक है, यहाँ पे भी पोलर है ना, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो ध्यान रखना, ये पोलर है, और ये बेंड शेप है तो ये भी बोलो कैसा है? पोलर। इनका सबका डायपोल मोमेंट होता है, इनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। लेकिन जब आप SbCl5 को देखते हैं तो आपको जो SbCl5 दिख रहा है, तो Sb जो दिख रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ पे Cl, इधर Cl, और इधर भी बोलो कौन है? Cl। तो इस टाइप से आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात नज़र आ जाएगी, है ना, कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये आपका ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होता है ना, ये ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होता है, और सारे के सारे बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सारे के सारे बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये सारे के सारे बॉन्ड मोमेंट है ना, ये सारे के सारे, ये 3 और ये एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? कैंसिल। तो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो आएगा, नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो म्यू बराबर बोलो क्या आएगा? 0। नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू बोलो क्या आएगा? 0। किस केस में? SbCl5 इस केस में, ठीक है। 77 की बात करता हूँ। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन ऑन वार्मिंग विद वाटर, पानी के साथ गर्म करने पर ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो देखो एक तो क्या हो रहा है कि जब आप इसकी बात करते हैं ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो बेसिकली ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शो करता है ना, ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शो करता है। और आप एक बात का ध्यान दें कि ये जो दिख रहे हैं आपको, ये दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो डेफिनेटली जो है इस NO2 जो होगा, ये जो NO2 होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ARSN, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? ARSN, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल। तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर आप इसका रिएक्शन H2O से करा रहे हैं और आपने इसको हल्का सा गर्म करा है तो यहाँ से आपका Cl जो है ये निकल जाएगा, और Cl निकल के ये बनाएगा पिक्रिक एसिड। Cl निकल कर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो डेफिनेटली आपको जो प्रोडक्ट में मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा आपका पिक्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन 2-ब्यूटीन इज ड्यू टू, है ना। जैसे 2-ब्यूटीन की बात करें, 2-ब्यूटीन की बात करें तो 2-ब्यूटीन आपका ऐसा होता है कुछ, और जब ये ऐसा होगा, है ना, तो इस बॉन्ड के अलोंग जो है आपको एक रोटेशन दिख रहा है, इस बॉन्ड के अलोंग आपको एक रोटेशन दिख रहा है जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्यों है, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिड है, ओवरलैप ऑफ 2 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ओवरलैप ऑफ 1p एंड 1 sp2,
साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2p ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे को साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि 2p ऑर्बिटल एक दूसरे को साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं। साइडवेज ओवरलैपिंग के कारण पाई बॉन्ड बन रहा है। बात समझे? यहाँ पे अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो ये कुछ ऐसा है मेरे पास, ये सिग्मा है और यहाँ पे ये p ऑर्बिटल, यहाँ भी p, ये भी p, ये भी p, और ये आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, जिसके कारण रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आता है। फ्रीली बॉन्ड नहीं घूम पाएगा ना डबल बॉन्ड के कारण। और डबल बॉन्ड कब बनता है? जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे डेवलप हो जाता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जिसको हम कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करूं, द कॉम्प्लेक्स दैट कैनॉट शो फेशियल एंड मेरिडाइनल आइसोमेरिज्म द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो फेशियल एंड मेरिडाइनल आइसोमेरिज्म। देखो, फेशियल और मेरिडाइनल आइसोमेरिज्म के लिए 2-3 बातें समझो। सबसे पहली बात तो आपके कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपके कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? 6। तो आपके कॉम्प्लेक्स का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आप उस कंडीशन में फेशियल और मेरिडाइनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है ना। एक फेशियल और एक क्या है? मेरिडाइनल। तो आप देख लो A3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स कौन सा है? तो A3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स आपका ये रहा। तो यही आपका जो है ये फेशियल और मेरिडाइनल आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चों, ये रिएक्शन का नाम है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अपन कहते हैं एरोमेटाइजेशन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में क्या होता है? ये डिहाइड्रोजनेशन ही एक टाइप का है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक टाइप का जो है डिहाइड्रोजनेशन ही है। तो डिहाइड्रोजनेशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो डिहाइड्रोजनेट करना है मतलब आप इस्तेमाल कर रहे हैं Cr2O3, यहाँ पे आ रहा है V2O5, इधर आ रहा है 10 से लेके 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पे आ जाएगा 773 केल्विन का टेम्परेचर। तो जब इस चीज़ के बारे में अपन बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा जिसको हम बेंजीन कहते हैं, और यहाँ से लगभग 4H2 जो है वो बाहर हो जाएंगे, 8 हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि C6 और यहाँ पे H14 है। C6H14 के बाद ये आ जाएगा C6 और H6 है, और यहाँ से आप 8 हाइड्रोजन को निकालेंगे तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा आपका बेंजीन, है ना। 6 है कार्बन, ठीक है, एरोमेटाइजेशन है ये, अल्केन। क्वेश्चन नंबर 81, केमिकल बॉन्डिंग। मैच द फॉलोइंग। PCl5 NH3 HCl4 और BeCl2 दिया हुआ है। अच्छा सवाल है ना। तो PCl5 की अगर बात करता हूं मैं, सबसे पहले अगर अपन PCl5 को देखें तो PCl5 को देखोगे तो वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगा। पहले तो 1 का 4 आ गया, तो जो 1 आया उसका तो आ गया 4, 1 का तो 4 आ गया, और साथ में एंगल जो आएंगे बढ़िया जिगजैग बना दिया है, 120 डिग्री और 90 डिग्री का आएगा। तो 1 का 4 आ रहा है ना, और 4 के साथ में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है A। 1 का 4 और 4 के साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो A बन रहा है। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो आपके पूरी तरीके से गए, 1 का 4 और A। अब आया NH3 आ रहा है, तो NH3 आ रहा है तो NH3 होता है पिरामिडल, और पिरामिडल के साथ में एंगल होता है इसका, पिरामिडल के साथ में एंगल होता है 107। तो आपका 2 जो दिख रहा है 2 के साथ आ रहा है यहाँ पर 3, और 3 के साथ आ रहा है B। 2 के साथ 3 और 3 के साथ B, 2 के साथ 3 और 3 के साथ बोलो कौन है? B। तो डेफिनेटली यही आपका आंसर मैच करने वाला है। हम थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। थर्ड का ये कह रहे हैं फर्स्ट स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल सही है। थर्ड का कह रहे हैं फर्स्ट स्क्वायर प्लेनर है, और स्क्वायर प्लेनर अगर बोल दिया है तो डेफिनेटली उसके सारे एंगल जो होंगे वो कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई Z इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन HBr और पेरोक्साइड, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया है। कौन सा रूल लगाया है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन मैं अब करा रहा हूँ HBr के साथ में, और HBr के साथ में रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा आपका पेरोक्साइड, करेगा पेरोक्साइड।
परोक्साइड है तो ये H प्लस आ रहा है और ये बोलो कौन आ रहा है, Br माइनस। तो ये इधर क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 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 और ये Br आ गया, परोक्साइड लगाया। अब आपके पास क्या आ रहा है, C2H5ON है। अब आ रहा है यहाँ पे C2H5ON है ना, C2H5O क्या आ रहा है, Na। तो Na प्लस और O पे क्या आ रहा है, माइनस। तो माइनस जो है वो यहाँ पर अंदर आएगा, तो यहाँ से Br क्या हो जाएगा बाहर, तो बन जाएगा CH3 CH2 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 O और C2H5, मतलब ईथर बन जाएगा ये, है ना। तो इथॉक्सी ब्यूटेन बनेगा ये, इथॉक्सी ब्यूटेन 3 है ना, इथॉक्सी ब्यूटेन। तो कितने कार्बन है यहाँ पे, 4 और 2 उधर, तो ये रहा इथॉक्सी और ये 3 और 1 4 कार्बन, इथॉक्सी ब्यूटेन 82। ठीक है, 83 क्वेश्चन की बात करें। m ग्राम ऑफ सब्सटेंस व्हेन वेपोराइज्ड ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 5.6 लीटर एट एसटीपी, वेपर डेंसिटी विल बी। वेपर डेंसिटी निकालनी है ना आपको, तो देखो m ग्राम ऑफ सब्सटेंस है ना, वो तो मोलिकुलर मास तो पता ही नहीं उसका अपने को। तो मेरी बात को समझे जरा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है गिवन वेट अपॉन GMM, है ना, ये होता है तरीका। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है V गिवन अपॉन में 22.4 लीटर। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे W गिवन अपॉन GMM, है ना, इक्वल टू आ जाएगा V गिवन अपॉन 22.4 लीटर। अब W जो दिया है वो m ग्राम दिया, और GMM को ध्यान रखना कि जब अपन वेपर डेंसिटी की बात करते हैं तो किसी भी गैस का Vd जो होता है वो मॉलिकुलर मास बाय 2 होता है। किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी मॉलिकुलर मास बाय 2 होता है, तो मॉलिकुलर मास बराबर कितना आ जाएगा, Vd इंटू 2, ये आ जाएगा। तो Vd इंटू 2 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m Vd मल्टीप्लाइड बाय 2 5.6 अपॉन 22.4, ये कैंसिल होके 4 आया, ये कैंसिल होके 2 आया। तो जो मॉलिकुलर मास आएगा, सॉरी वेपर डेंसिटी पूछा है ना, तो वेपर डेंसिटी जो आएगा इसका, तो Vd बराबर आ जाएगा 2m, वेपर डेंसिटी बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 2m वेपर डेंसिटी, है ना, वेपर डेंसिटी बराबर कितना आ जाएगा 2m। तो ये अपना सिंपल सा आंसर है 83 का। ठीक है, क्वेश्चन 84, अ केमिकल रिएक्शन वॉज कैरिड आउट एट 300 केल्विन एंड 280 केल्विन, है ना, 2 बार कैरी कराई गई, एक 300 केल्विन और एक 280 केल्विन। मतलब टेम्परेचर को आप ऐसे देखें तो 10 डिग्री से 2 बार बढ़ाया गया। रेट कांस्टेंट वर फाउंड टू बी K1 एंड K2। ठीक है, ऐसे समझो अपन कि पहले यहाँ पे टेम्परेचर जो था T1 उसका वैल्यू था 300 केल्विन, है ना, और जो इसका रेट कांस्टेंट आया था, जो इसका रेट कांस्टेंट था वो था आपका K1, है ना। फिर टेम्परेचर आया T2 280 केल्विन, है ना, और 280 केल्विन है, तो टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया ना, तो रेट कांस्टेंट जो आया वो आया K2। अब टेम्परेचर को आप देखें तो 10 डिग्री से 2 बार कम करा है, 10 डिग्री से 2 बार कम करा है ना। अपने को पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो अपन लिखते हैं 2 की पावर n, और अपनों को ये भी पता है कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, है ना, K डबल्स इटसेल्फ, K का वैल्यू डबल हो जाएगा, K डबल्स इटसेल्फ। बोलो समझ में आया। तो डेफिनेटली टेम्परेचर को 2 बार कम कराना मतलब 4 टाइम्स कम हो जाएगा ना रेट कांस्टेंट। 10 डिग्री से 2 बार, क्यों, 300 से 290 आए होंगे, है ना, जैसे 300 केल्विन पे रहे थे तो उससे पहले 290 पे आए होंगे और फिर कितने पे आए होंगे 280 पे। तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, टेम्परेचर बढ़ाते तो 4 टाइम्स बढ़ जाता, टेम्परेचर बढ़ाने से 4 टाइम्स बढ़ जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर को कम करा तो 4 टाइम्स कम हो जाएगा, तो 4 टाइम्स कम होना जो आएगा वो K2 की वैल्यू आ जाएगी K1/4। K2 का जो वैल्यू आएगा K1/4 आएगा, K2 का वैल्यू K1 बाय कितना आ जाएगा 4, तो K2 बराबर K1/4, है ना, यही आपका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि 10 डिग्री से 2 बार कम करा है उसको। आगे बढ़ते हैं,
साइनोहाइड्रिन बोला है, ऑब्वियसली बात है ना। अच्छा यहाँ पे अब एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा एक मिस्टेक है इसके अंदर, यहाँ पे ये एल्कोहल है लेकिन यहाँ पे जो आएगा इस ऑप्शन में ये HCl आएगा, HCN आएगा। यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ, यहीं पे ये HCN आएगा। साइनोहाइड्रिन बोला है, तो साइनोहाइड्रिन जो होगा वो तब बनता है जब आपका रिएक्शन जो कराया जाता है वो किससे कराया जाता है, HCN के साथ में। एसिटल तब बनता है जब आप अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है ना, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद, प्रोडक्ट फॉर्म बताना है आपको, तो रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का जब आप एल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे, है ना, या मैं बेटर अगर बोलूं तो इसको रिवर्स चलना चाहिए हमें कायदे से, कि जब आप कार्बोनिल कंपाउंड, है ना, यहाँ पे देख लो, जब आप कह रहे हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन इनमें से किसी से कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये जो मैजदी कॉलम है ये उल्टा है, रिवर्स है ना, उल्टा दिया है मैजदी कॉलम। तो जब आप HCN से रिएक्ट कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है, और जब आप एल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं तो एसिटल बनता है, एल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं तो एसिटल बनता है। NH2OH से रिएक्ट कराएंगे तो ऑक्सिम बनेगा। तो चलो मैच कर लेते हैं इसको अपन, है ना, तो मैच करें तो देखते हैं। तो A जो है वो 4 के साथ आएगा, A जो है वो 4 के साथ आएगा, है ना। B एसिटल जो है वो 3 के साथ आएगा, B एसिटल जो है वो 3 के साथ आएगा। उसके बाद शिफ्ट बेस दिख रहा है, ऑक्सिम अपने को पता है, D 1 के साथ आएगा, तो D जो आएगा वो किसके साथ आएगा, 1 के साथ। चलो मैच, ऊपर से शिफ्ट बेस तो दिख रहा है C आपको फर्स्ट के साथ में, तो A का 4, B का 3, D का 1, A का 4, B का 3 और D का 1, तो ये आपका आंसर है ना, C का 2 और D का 1, ये आपका आंसर आने वाला है 85 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट इज, ये कपलिंग रिएक्शन कहलाता है ना, येलो कलर का डाई बन रहा है, कपलिंग रिएक्शन कहलाता है। और कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन आपको यहाँ बताते हैं लिख के आराम से, कि जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, है ना, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे Cl, ये प्लस और ये क्या है माइनस, फिर यहाँ पर H, और यहाँ पे बोलो कौन है, NH2, है ना। तो यहाँ से कौन बाहर हो जाएगा, ये HCl, और HCl जैसे ही बाहर होगा यहाँ पे, इसी को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं अपन, इसी को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा आपका NH2, दिस इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। डायएजोटाइजेशन नहीं, रिएक्शन नहीं है ये कपलिंग है, सॉरी डायएजोटाइजेशन नहीं है। तो आपका येलो कलर का डाई बनता है, और ये आपका जो आंसर आएगा वो ये D आंसर आएगा, इसी को हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। पैरा अमीनो एजोबेंजीन, इसी को अपन कहते हैं पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ये एजो होता है ना, पैरा अमीनो क्या लिखा है, एजोबेंजीन। ठीक है, चलो 87, स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ इज मोर देन Cu+ इन एक्वस मीडियम, Cu2+ की स्टेबिलिटी Cu+ से ज़्यादा है। उसका सिंपल कारण है, आप एक बात को समझो कि जब आप Cu2+ को देखते हैं और आप अगर इसको एक्वस मीडियम में डालेंगे तो डेफिनेटली इसका स्मॉलर साइज आएगा, और स्मॉलर साइज है तो हमें ये बात तो क्लियर है ना कि Cu2+ के आसपास, Cu2+ के आसपास पानी के जो पार्टिकल्स होंगे, Cu2+ के आसपास जो पानी के जो पार्टिकल्स आएंगे वो चारों तरफ से इसको घेरेंगे। Cu2+ के आसपास जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं, अरे ये क्या हो रहा है ना, वो इसको चारों तरफ से क्या करेंगे, घेरेंगे, ज़्यादा घेरेंगे। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा रहेगा इसके अंदर, क्योंकि साइज़ छोटा है, तो साइज़ छोटा होने के कारण एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, ये वाटर के मॉलिक्यूल है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी ना, क्योंकि छोटा साइज़ है। लेकिन Cu+ को देखोगे तो Cu+ जो होता है वो अनस्टेबल होता है एक्वस मीडियम में, और एक्वस मीडियम में जब जैसे ही डालते हैं इसको तो एक्चुअल में तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है ना, Cu+ जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। तो Cu2+ की ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होती है पानी के अंदर, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज के कारण, इस वजह से जो है इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा आता है, बिकॉज ऑफ कौन सी एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 88 है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन फिनॉल को जिंक से रिएक्ट कराया, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 HNO3 और टिन और HCl। देखो जरा ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे अपन देखें तो बहुत सिंपल टर्म है, सबसे पहला फिनॉल है, तो रिंग के ऊपर OH, और इसको जिंक डस्ट से कराया ट्रीट, तो यहाँ से आपको मिलेगा बेंजीन, ये ZNO बन के बाहर हो जाता है।
ये ZNO भर के बाहर हो जाता है और ये बेंजीन है। अब बेंजीन का रिएक्शन अगर अपन देखें यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे आ जाएगा H2SO4 और यहाँ पे HNO3 है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 है तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा NO2 नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन का टिन और HCl के साथ रिडक्शन कराया हमने SN और यहाँ पे दिख रहा है मुझे HCl। तो जब आप रिडक्शन कराएंगे तो मुझे यहाँ पे मिलता है NH2 दैट इज एनिलीन। तो एक मिल रहा है बेंजीन, एक मिल रहा है नाइट्रोबेंजीन और एक मिल रहा है एनिलीन। एक मिल रहा है बेंजीन, एक मिल रहा है नाइट्रोबेंजीन और एक क्या मिल रहा है एनिलीन। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन है ना, अपन वैल्यूज लिख के देख लेते जरा क्या क्या दिया हुआ है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस है ना से Cu प्लस का जो वैल्यू दे रखा है इन्होंने वो दिया है 0.15 वोल्ट। फिर आपसे बोला Cu प्लस से Cu का, Cu प्लस से Cu का वैल्यू दे रखा है, वो दे रखा है 0.50 वोल्ट। आपसे बोला है Cu2 प्लस से Cu का वैल्यू। क्वेश्चन बना लो अपन यहाँ पे Cu2 प्लस, फिर यहाँ पे Cu प्लस, फिर यहाँ पे Cu, ये दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पे n का वैल्यू 1 आ रहा है और E नॉट का वैल्यू दे रखा है आपको। n का वैल्यू 1 आ रहा है और E नॉट का वैल्यू दिया 0.15। यहाँ पे भी n का वैल्यू 1 आ रहा है और E नॉट का वैल्यू दिया है 0.50। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि सर ये निकालना है ना तो एक काम करो उसको ऐड कर लो। भाई डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो, जो आपका E नॉट सेल होता है डायरेक्टली ऐड करके गलती मत कर देना। E नॉट सेल जो होता है वो अपने आप में एक टाइप की इंटेंसिव क्वांटिटी होती है और इंटेंसिव क्वांटिटी होती है नॉन एडिटिव। इंटेंसिव क्वांटिटी होती है नॉन एडिटिव, आप उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। बच्चे गलती कर देते हैं, आंसर 0.65 निकाल देंगे और ऑप्शन में भी दे रखा है 0.65 और खूब टिक करके खुश रहेगा, बोला आ गया आंसर एक बार में। आप ऐड नहीं कर सकते, आप इसको करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेल जी। इस पूरे का डेल जी, इस पूरे का डेल्टा G3 बराबर में लिखूंगा डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02। इसको लिखेंगे माइनस NFE03 जो निकालना है, माइनस NFE01 फिर माइनस NFE02। F से F क्या हो गया कैंसल। अब जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो n का वैल्यू 2 आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा -2 इंटू E03 का तो वैल्यू निकालना है -1 इंटू 0.15, ठीक है, एंड -1 इंटू 0.50। ऐसा करेंगे माइनस माइनस प्लस तो 0.65 हो जाएगा ये, तो -2 E03 इक्वल टू आ जाएगा -0.65। दोनों को ऐड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो E03 बराबर आ जाएगा 0.65/2। 0.65/2 करोगे तो ये आ जाएगा 0.375, 0.375 नहीं 0.325, सॉरी 0.375 नहीं 0.3 है ना, यहाँ पे देखेंगे 2 3 3 2 और ये 5, तो ये आपका करेक्ट आंसर आने वाला है 0.325। क्लियर है। तो डायरेक्टली ऐड करने की गलती नहीं करना, इंटेंसिव क्वांटिटी से डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे। चलिए तो पेपर का लास्ट क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल्स। सुक्रोस बोला है किस टाइप का लिंकेज को शो करता है, तो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिया हुआ है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिया है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर देखते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले देखिए जो सुक्रोस होता है वो ग्लूकोस और फ्रक्टोस से मिलकर बनता है और वो C1 और C2 होता है और वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। नॉन रिड्यूसिंग होता है जो आपको सुक्रोस दिख रहा है, ये सुक्रोस जो है ये दो चीज़ों से मिलता है, एक ग्लूकोस होता है, एक फ्रक्टोस होता है, और ग्लूकोस और फ्रक्टोस से मिलकर बनता है। तो ग्लूकोस और फ्रक्टोस से अगर मिलकर बन रहा है ये C1 C2 से कनेक्टेड होता है तो नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो ए का आ रहा है 4, है ना। उसके बाद बात करते हैं अपन माल्टोस की बात करें तो माल्टोस अपने आप में रिड्यूसिंग शुगर होता है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। माल्टोस जो है दो चीज़ों से मिलता है यहाँ पे, तो बी का जो आ रहा है वो 3 आ रहा है ना। उसके बाद अमाइलोज देखो आप, और एक अमाइलोपेक्टिन आ रहा है। तो अमाइलोज जो होता है वो 15 to 20% ऑफ स्टार्च होता है,
अमाइलोज जो होता है 15 to 20%, तो सी का 2, मतलब यहाँ आपका जो आंसर आएगा वो सेकेंड आंसर आ जाएगा। यहाँ आपका जो आंसर आएगा वो सेकेंड आंसर क्लियरली आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द पेपर सोल्यूशन ऑफ FLT। थैंक यू।